आज हम अभी चर्चा करेंगे अप्रोच टू कंस्टिपेशन। अप्रोच टू कंस्टिपेशन। सो कंस्टिपेशन का डिफिनीशन क्या है कि बाउल फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 3 टाइम्स पर वीक हो या फिर ब्रिस्टल टाइप स्टूल 1 और 2 टाइप हो तो उसे हम कंस्टिपेशन बोलते हैं। और ब्रिस्टल टाइप कैसी दिखती है 1-2, अगर आप देखना है तो आप गूगल कर सकते हो और ब्रिस्टल चार्ट स्टूल में देख सकते हो कि कैसी दिखती है ब्रिस्टल टाइप 1-2। ब्रिस्टल टाइप जो है सो 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहने का अर्थ पूरा वाटरी होती है और एक कहने का अर्थ ड्राई एंड क्रैक्ड होती है। ड्राई क्रैक्ड स्टूल्स गोटी गोटी जैसे क्रैक्ड जैसे होती है, राइट। तो और इसके बीच में क्या होती है, इसकी जो वाटरी कंपोनेंट है वो बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर ऐसी स्टूल हो या फिर फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 टाइम्स पर वीक हो तो हम उसे बोलते हैं कंस्टिपेशन। तो कंस्टिपेशन की वजह क्या क्या हो सकती है? आजकल जो मेन रीज़न है जो हम सब देखते हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी में वो है लाइफ स्टाइल। हमारी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है और हम फाइबर की मात्रा कम खाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, वाटर की इंटेक कम होती है। इस सब से जो है से कंस्टिपेशन होती है। जो मेन कारण है जो हम देखते हैं कॉमनली ओपीडी में वो मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपकी ड्रग्स सब हो सकती है, जैसे पेशेंट ने पहले ही से कोई दवाई खा रही हो किसी वजह से, जैसे एम्लोडिपिन हाइपरटेंशन के लिए खाती रहती है और एम्लोडिपिन आप जानते हो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है गट में भी और इसके कारण से उसकी पेरिस्टाल्सिस घट जाती है। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट सब जो होती है उस सब से एंटी कोलिनर्जिक सब हो गई, एंटी हिस्टामिनिक सब में एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट सब पेशेंट खाती रहती है, वो वर्ल्ड पेशेंट सब पार्टिकुलरली खाती है कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और आयरन चक्की जो है आयरन से होती है कंस्टिपेशन। एंटासिड सब में जो है आपको एल्युमिनियम होती है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है, इससे कंस्टिपेशन करती है। उसके अलावा ऑपियाइड सब खा सकती है पेशेंट, कोई पेन की वजह से या फिर दूसरे रीज़न की वजह से खाती रहती है। तो ये हमें हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि पेशेंट ये ड्रग ले रही है कि नहीं ले रही है। अब जैसे पेशेंट को एम्लोडिपिन से कंस्टिपेशन हो रही है तो हम ARB में चेंज कर देंगे, राइट। तो इफ़ हम देखेंगे हम पेशेंट की ड्रग चेंज करने सकते हैं कि नहीं, इसे कर सकते हैं। जैसे ओपियाइड कोई पेन की वजह से खा रही है तो हम दूसरी एनाल्जेसिक की तरफ जा सकते हैं, पैरासीटामोल से होगी कि नहीं वो देखेंगे, या फिर NSAID सबसे होगी कि नहीं उसकी पेन रिस्पॉन्ड वो असेस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ड्रग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं पहले, राइट। उसके अलावा आपकी तीसरी कॉज क्या हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो कंस्टिपेशन वाले पेशेंट में हम TSS भी देखते हैं। उसके अलावा आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस की पेशेंट सबको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाए तो आप जानते हैं कोलन में वैगस की सप्लाई होती है और वही पेरिस्टाल्सिस कहती है, उसकी प्रोपल्सन जो होती है वही नर्व से होती है और वो सब में असर पड़ जाए, डैमेज हो जाए तो इससे भी आपकी मोटिलिटी घट जाएगी। उसके अलावा आपकी हाइपर कैल्सीमिया में या फिर हाइपोकेलेमिया में इस सब में मोटिलिटी घट जाती है, कोलन की मोटिलिटी। और यूरेमिया में भी आपको CKD की पेशेंट सबके भी कब्जियत होती रहती है, वो यूरिया के कारण से मोटिलिटी घट जाती है। इसके अलावा आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सब जो होती है जैसे पार्किंसंस डिजीज़ हो गई, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, इस सब में भी आपकी मोटिलिटी घट जाती है ड्यू टू न्यूरो डिजेनरेशन। ये सब मस्तिष्क में केवल नहीं डिजेनरेट करती बल्कि जो ऑटोनोमिक नर्व सब है वो सब भी डिजेनरेट करती है। तो ये हम इतनी देखेंगे पहले। और उसके अलावा हम देखेंगे रेड फ्लैग सब है कि नहीं। रेड फ्लैग्स कहने का अर्थ पेशेंट की स्टूल ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है, पेशेंट को एनीमिया है, राइट, एब्डोमिनल पेन है, इस सब सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी हो सकती है और ऐसी पेशेंट में हमें कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर हो सकती है कोलन में, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट में होती है या फिर आपको पेशेंट ने कोई रेडिएशन ली हुई एब्डोमेन में फॉर एनी मैलिग्नेंसी तो उससे स्ट्रक्चर आ सकती है।
तो ये सब हम देखते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं हम कोलोनोस्कोपी करनी है कि नहीं। सभी पेशेंट अब कॉन्स्टिपेशन में हम कोलोनोस्कोपी नहीं करते। अब वो रेड फ्लैग जैसी लग रही है तब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, राइट। और इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम सब भी हो सकती है, जैसे आपकी एनल फिशर हो गई। एनल फिशर में क्या होती है कि पेन होती है एनस में, और इससे आप पेशेंट को स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो इसी से वो होल्ड करती रहती है, या फिर हेमोरॉइड की वजह से, राइट। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिपेशन की कारण नहीं है, बल्कि इसमें पेन होती रहती है, और पेन की वजह से वो पेशेंट को स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, पेशेंट पास करना नहीं चाहती है, और इसकी वजह से सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होती रहती है। और मान लीजिए आप ये सब नहीं है, सेकेंडरी कॉज आप सब आपने देखी और वो सब कोई कारण नहीं लग रही है आपको, अब क्या करेंगे आप पेशेंट को? आप पेशेंट को लैक्सेटिव दे देंगे, जैसे सिलियम और या फिर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जैसे लैक्टुलोज सब दे देंगे, और फॉलोअप के लिए बुलाएंगे कि और कुछ करेंगे आप? आई वांट टू आस्क योर ओपिनियन। मैं तो अब बोलूँगा आपको ये नहीं करनी है आपको। अब भी इस आपने रूल आउट कर ली, तो अब लैक्सेटिव देकर डिस्चार्ज नहीं करनी है। अब आपको फिर इवैल्यूएट करनी पड़ेगी ये कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है। ये कॉन्स्टिपेशन आपकी कोलोन जो है, हमारी कोलोन, उसमें मोटिलिटी की कमी की वजह से हो रही है, या फिर इसकी जो एनल स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर और जो रेक्टल प्रेशर होती है, इसकी डिसिनर्जी से हो रही है। जब हमारी रेक्टम में स्टूल लोड हो जाती है तो क्या होती है? रेक्टल डिस्टेंशन होती है, और उससे रेक्टल प्रेशर बढ़ती है, और जब रेक्टल प्रेशर बढ़ती है तो एनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती है और हम स्टूल पास करते हैं। किसी किसी पेशेंट में क्या हो जाती है कि ये जो सिनर्जी है ना इसके बीच की, जो जब रेक्टल प्रेशर इंक्रीज हुआ तब एनल स्फिंक्टर रिलैक्स बना, वो सिनर्जी मेंटेन नहीं होती है, वो उसको हम बोलते हैं डिसिनर्जी। अब सिनर्जी ख़त्म हो गई तो हम उसको बोलते हैं डिसिनर्जिक। तो वो डिसिनर्जी है, तो फिर वो लैक्टुलोज, सिलियम, ये सब देने से पेशेंट को उतना कंप्लीट रिलीफ नहीं होगा। आप मान लीजिए पेशेंट को पार्शियल रिलीफ हो सकती है कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर हो जाएगी। अब कितने दिन तक पेशेंट वो लैक्सेटिव सब लेकर खाते रहेगी, राइट। तो हमें ये है कि नहीं, ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलाज ही अलग है। लैक्सेटिव्स नहीं देंगे हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए पेशेंट की स्लो ट्रांजिट है। स्लो ट्रांजिट कहने का अर्थ जो इसका मोटिलिटी है कोलोन का, जो नॉर्मल मोटिलिटी प्रोपाइल करता है इसको, जो भी डिफिकेशन स्टूल की जो प्रोपेल करता है, वो कोलिनिक मोटिलिटी कम हो जाए तो हम ये पेशेंट को मान लीजिए हम सिलियम दे दिए या फिर मिथाइल सेलुलोज दे दिए, तो ये सब क्या कर लेगी? पानी को शोषेगी, और शोषेगी तो फूलेगा ये सिलियम सब, और इसको पेशेंट को और ज़्यादा एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, डिस्टेंशन होगी, डिस्कम्फोर्ट होगी, राइट। और अब ये तो अब कोलोनिक मोटिलिटी तो कोलन में अच्छी नहीं है, तो अब तो ये तो प्रोपेल नहीं हो रही है, सब यहीं पर जो सिलियम मिथाइल सेलुलोज यहीं पर जाम हो रहा है, उसके कारण से एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट सब होती रहती है, राइट। तो आपने अब इस पेशेंट को सिलियम या लैक्टुलोज दे दिया होता और ये इवेल्युएट नहीं करेंगे तो देख लिए कैसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें ये कोलिनिक मोटिलिटी कमी है या फिर जो सिनर्जी की प्रॉब्लम है वो हमें इवेल्युएट करनी पड़ेगी। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको लैक्टुलोज दे देंगे तो पार्शियल रिलीव हो जाए, या फिर सिलियम दे देंगे तो पार्शियल रिलीव हो जाएगा, या फिर बिसाकोडिल दे देंगे तो पार्शियल रिलीव हो जाएगा। तो पार्शियल रिलीव होती है लेकिन कम्प्लीटली रिलीव नहीं होती है, राइट। वो पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन रही रहती है लंबे समय तक। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? इसकी पेशेंट की कोलोनिक मोटिलिटी वाली प्रॉब्लम है, कोलिनिक मोटिलिटी इसकी कम है कि इसको डिसिनर्जी वाली प्रॉब्लम है, ये डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो हम हिस्ट्री में क्या पूछ सकते हैं? हिस्ट्री में अब देखिए, जब कोलोन में जब स्टूल इम्पैक्टेड है यहीं पर, ये रेक्टम में नहीं आ रही है, तो अर्ज होगी कि नहीं होगी पेशेंट की स्टूल पास करने की? अब यहाँ पर स्टूल नहीं आ रहा है, सब यहीं पर एकुमुलेट हो रहा है, तो अर्ज नहीं होगा ना।
तो पेशेंट की अर्ज टू डिफिकेट यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो स्टूल तो यहाँ पर आ रहा है, रेक्टम में लोड हो रही है, लेकिन जो एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होनी थी वो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ तो अर्ज टू डिफिकेट तो होगा, पेशेंट अर्ज टू डिफिकेट होगा, लेकिन टॉयलेट में जाएगा स्टूल पास करने के लिए, कैन नॉट पास स्टूल। या फिर हल्का पास कर लिए तो अब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जैसी हो रही है। मान लीजिए पेशेंट ने कोई लैक्सेटिव ले लिया और हल्का पास हो गई, अब इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जैसी फील हो रही है। लेकिन इसमें तो वैसे कोई फील नहीं आएगी, ना कोई इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ना कोई अर्ज होगी। ऐसी पेशेंट को आपकी जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लगभग 1 to 2 टाइम्स मैक्सिमम पर वीक स्टूल फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी इससे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हो गई हिस्ट्री में। और एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो करते हैं उससे हम देखेंगे आपकी एनल स्फिंक्टर टोन। जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेल्विक फ्लोर मसल को रिलैक्स करो, रिलैक्स कहने का अर्थ आप जैसे स्टूल पास करते हो वैसे सिमुलेट करो, और वैसे करेंगे तो हम टोन देखेंगे, टोन बढ़ रही है कि घट रही है। नॉर्मली तो वैसे रिलैक्स की अवस्था में टोन घटनी चाहिए क्योंकि स्टूल पास करनी है, लेकिन वैसे पेशेंट में कंट्रैक्ट करती है। आप फील कर सकते हो फिंगर में कि उसकी एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्ट करती है। तो कंट्रैक्ट करती है इसका अर्थ क्या हो गई, डिसएनर्जी है, इसको हम बोलते हैं डिसएनर्जेटिक डिफिकेशन। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी प्रॉब्लम स्फिंक्टर में प्रॉब्लम है कि इसकी ट्रांजिट में प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है। और कुछ पेशेंट को क्या हो सकती है कि इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरलैप हो सकती है, राइट। इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशंस भी करनी पड़ती है। अब मान लीजिए पेशेंट को आपने देखा कि अब डिसएनर्जी की जैसे उसकी एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्ट कर रही है, वो जब स्टूल पास करने की कोशिश कर रही है तो वो तो कंट्रैक्ट कर रही है, तो आप तो डायग्नोसिस बना दोगे कि इसकी डिसएनर्जेटिक डिफिकेशन है, डिसएनर्जेटिक डिफिकेशन है। लेकिन उसकी स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ना, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको डिसएनर्जेटिक डिफिकेशन जैसे आपको लगा डिसएनर्जेटिक डिफिकेशन, तो इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपकी एक तो होती है बैलून एक्सपल्सन टेस्ट, बैलून एक्सपल्सन टेस्ट, और एक तो होती है आपकी मैनोमेट्री, एनोरेक्टल मैनोमेट्री जिसको बोलते हैं, और तीसरी होती है डिफिकोग्राम। डिफिकोग्राम हम बेरियम से भी कर सकते हैं और या फिर MRI से भी कर सकते हैं। अब मैं इसका डिस्कस करूँगा। अब बैलून एक्सपल्सन टेस्ट कहने का अर्थ क्या हो गया कि हम वो फोली कैथेटर वाला बैलून होता है ना, उसको हम डिस्टेंशन करके उसकी रेक्टम में रख देते हैं और वो पेशेंट को पास करने के लिए बोलते हैं। और मान लीजिए पेशेंट को 1 मिनट से ज़्यादा लग रही है टाइम उसको पास करने में, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, नीचे में प्रॉब्लम है, उसके कोलन में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जो एनल स्फिंक्टर और जो पेल्विक फ्लोर की जो सिनर्जी है उसमें प्रॉब्लम, इसलिए उसको पास करने में ज़्यादा टाइम लग रही है। क्योंकि हम बैलून को एक्सपैंड कर देंगे तो कुछ प्रेशर देगी रेक्टम को, स्टिमुलेट करेगी रेक्टम को, और रेक्टल प्रेशर बढ़ जाती है तो मैंने क्या बोला आपको, नॉर्मली हमारी एनल स्फिंक्टर की टोन डाउन हो जाती है, एनल स्फिंक्टर की टोन डाउन हो जाती है, एनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती है और उससे वो बैलून पास करनी चाहिए। लेकिन अब 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा रही है तो इसकी क्या हो गई कि उस सिनर्जी अच्छी नहीं है। और मैनोमेट्री में हम क्या देखते हैं, वही प्रेशर देखते हैं, आपकी रेक्टल प्रेशर देखते हैं। अब रेक्टल प्रेशर कितनी हुई और उसके संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि उसकी एनल स्फिंक्टर टोन घटी कि नहीं घटी, राइट। तो ये दोनों हम प्रेशर देख सकते हैं, एनल स्फिंक्टर की और रेक्टम की प्रेशर देख सकते हैं मैनोमेट्री में। और यही में हम बायो फीडबैक भी दे सकते हैं पेशेंट को। बायो फीडबैक कहने का अर्थ, पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, वो अपने रेक्टल प्रेशर को देखेगा, एनल स्फिंक्टर टोन को रियल टाइम में देख रहा होगा। और वो पेशेंट को ट्रेनिंग कराया जाता है कि आपकी जब रेक्टल प्रेशर बढ़ रही हो तभी आपको एनल स्फिंक्टर टोन को घटानी है। तो इसको हम बोलते हैं बायो फीडबैक। और वही ये ऐसे ही जो प्रैक्टिस करता रहा 20-30 सेशन तक, तो क्या हो जाती है कि उसको वो अपनी रेक्टल प्रेशर जब बढ़ेगी तभी वो एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने की ट्रेनिंग
कि आदी हो जाएगा, हैबिचुएटेड, पेशेंट बिकम्स हैबिचुएटेड टू डू दिस प्रैक्टिस एंड पेशेंट वोंट रिक्वायर लैक्सेटिव्स देन। वो ये करने में जब सक्षम हो जाएगा तो लैक्सेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बायोफीडबैक ट्रेनिंग से आपकी उसकी कब्जियत ठीक हो जाएगी, राइट। तो ये होगी मैनोमेट्री। उसके बाद हो गई डिफिकोग्राम। डिफिकोग्राम कहने का अर्थ जो इसको जो हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होती है, हमारे जैसे रेक्टम है, एनस है, ये बीच में जो एनोरेक्टल एंगल बोलते हैं, राइट, एनोरेक्टल एंगल, और ये हमारे पेरिनियम है मान लीजिए। तो जब हम स्टूल पास करते हैं तो क्या होता है, ऐसी होती है, जो ये जो एनोरेक्टल एंगल है वो बढ़ जाती है और जो पेरिनियम है वो नीचे जाती है। इसको हम बोलते हैं कि पेरिनियल डिसेंट हुई और एनोरेक्टल एंगल बढ़ी। तो हम रियल टाइम में देखेंगे पेशेंट को जब स्टूल पास कर रहा है तो इसकी एनोरेक्टल एंगल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और पेरिनियम जो है सो नीचे की तरफ डिसेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब पेरिनियम डिसेंट नहीं हो रही है, एनोरेक्टल एंगल भी नहीं बढ़ रही है, इसकी अर्थ प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर है, रेक्टम में प्रॉब्लम है, राइट, ऊपर नहीं है प्रॉब्लम, कोलन में प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम MRI से भी कर सकते हैं या फिर बेरियम से भी कर सकते हैं। इसमें बेरियम इनिमा दे देंगे और यहाँ पर वो कंट्रास्ट मेंटेन करेगी और उसे हम विजुअलाइज करेंगे। और या फिर MRI से भी कर सकते हैं, MRI में अच्छी क्लियर आएगी और ये पेरिनियम भी अच्छी सी देखेगी डिसेंट कितनी हुई है, राइट। लेकिन MRI फैसिलिटी हर जगह नहीं रहती है, इसलिए हम बेरियम करते हैं, बेरियम डिफिकोग्राम। उसके बाद आपकी स्लो ट्रांजिट, आपको लगा कि कोलोनी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोलोन प्रॉब्लम हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कोलोन प्रॉपर जो उसकी प्रोपल्सन है अच्छी है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि पेशेंट को रेडियो ओपैक मटेरियल कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं 3 दिन तक, और उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं उसकी एब्डोमेन की, और एक्सरे में हम देखेंगे कि वो रेडियो ओपैक मटेरियल कहाँ पर है। नॉर्मली तो रेडियो ओपैक तो पास हो जाना चाहिए ना, नॉर्मली उसकी मोटिलिटी ठीक है तो नहीं, वो जब मान लीजिए कोलोनिक मोटिलिटी में दिक्कत है तो उसके रेडियो मटेरियल इधर कंसंट्रेट करके रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, इरेक्टम में पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ पर है तो मतलब एक प्रोपल्सन में दिक्कत है। किसी पेशेंट को क्या हो सकती है कि यही साइड एक्यूमुलेट होती रहती है, ये इधर भी नहीं जाती है, तो इधर से इधर प्रोपल्सन करने में दिक्कत हो रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, राइट, प्रॉब्लम नीचे में नहीं है। अब नीचे ये चली गई तब ना हम पता चलेंगे कि इसकी प्रोपल्सन जो है वो अच्छी है। अब यहीं पर एक्यूमुलेट हो रही है तो प्रोपल्सन ही नहीं अच्छी है, राइट। तो हम जब स्लो ट्रांजिट वाले पेशेंट को, मैंने पहले ही बोला कि हम सीलियम देंगे तो क्या करेगा, ये सब एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर सीलियम, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इसको डिस्टेंशन करेगा, ये सब कोलोन डायलेट होगा, डिस्टेंशन, डिस्कम्फोर्ट, वैसी फीलिंग आएगी। इसलिए हम ऐसी पेशेंट में क्या देते हैं, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव देते हैं। स्टिमुलेंट सब जैसे हो गई बिसाकोडिल हो गई, बिसाकोडिल, पिकोसल्फेट, प्रोकैलोप्राइड, ताकि इसकी कोलोनिक मोटिलिटी बढ़े और कोलोनिक मोटिलिटी स्टिमुलेट हो जाए तब वो पास करेगा। अब दवाई सबसे भी नहीं ठीक हो रही है इसकी कोलोनिक मोटिलिटी, तो हमें तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा ना। अब कोलोनी में प्रोपल्सन अच्छी है, कोलोनिक कंट्रैक्टिलिटी अच्छी नहीं, तो क्या करेंगे, अब डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी तो स्टूल तो उसके शरीर से बाहर निकालनी पड़ेगी, या फिर आइडियोस्टोमी करनी पड़ेगी, या फिर आइडियोरेक्टल एनास्टोमोसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोलोनी डिस्फंक्शन है ना।